अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, वफाक के बाद सूबाई हुकूमतों ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। वफाक ने कौन कौन से नए टैक्सेस लगाए, कौन कौन से सेक्टर अब बूम करेंगे, कौन कौन से सेक्टर बिल्कुल बैठ जाएंगे, और वफाक के सेल टैक्स लगाने से अवाम पर क्या असरात मुरतब होंगे। दूसरा, एमनेस्टी स्कीम की आखिरी तारीख 30 जून है, कितने लोग इसको अवेल कर पाएंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप टैक्स माहिर कानून हैं। उनके साथ मौजूद है आशिक अली राना साहब, आप नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं मामून निसार साहब, आप भी टैक्स माहिर कानून हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले देखते हैं माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं। जो बजट लेबर वेज के बारे में है, एज पर स्टूडेंट जो मुझे पता है कि जैसे कि मिनिमम जो लेबर वेज है जो हमारे हैं वो बहुत कम है उनका, तो उनका जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ है वो बहुत कम हो गया, मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए जो सर्वाइव करना। तो उसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को और हमारी जो प्रेजेंट करंट हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि उसको रेस करें और उनका जो लाइफस्टाइल है उसको अपग्रेड करें, उनके स्टैंडर्ड्स को, जिससे उनका जो सारा स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड हो सकता है। और इनको चाहिए कि ये फॉरवर्ड जो हैं अपने जो पॉइंट्स हैं इनको पुट करें। और बहुत सारे जो हमारे जैसे बलूचिस्तान में या सिंध में या पंजाब में KPK में बहुत सारी जो जैसे कि थर हो गए उन जगह पर, तो वहाँ पे बहुत सारी जैसे गरीबी सी भी है और बहुत लेबर वेज वहाँ पे नहीं मिलता, जैसे कि माइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें उधर, तो उनको चाहिए कि वो अपग्रेड वगैरह करें। इस बजट के अंदर कोई गरीब लोग जो हैं उन लोगों के लिए कोई ऐसा रिलीफ नहीं है। हम ये कहें कि इसमें कोई रिलीफ दिया गया है। टैक्सेशन ही टैक्सेशन है, महंगाई है और बहुत सी चीज़ें लगाई गई हैं। लेकिन जब तक हम जो नए टैक्स पेयर्स हैं वो नेट में नहीं लाएंगे, उस वक्त तक हम जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उसका बर्डन कम नहीं कर सकते। ये स्कीम बेसिकली ये डिस्करेज करती है उस ऑनेस्ट टैक्स पेयर को जो कि वॉलंटरी और प्रॉपर टैक्स दे रहा है, और वो बंदा जो कि टैक्स नहीं दे रहा, टैक्स नेट में नहीं है, उसको आप नॉमिनल से टैक्स लगाते हैं, उसके बाद उसकी तमाम मनी वाइट हो जाती है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक बंदा जो फाइलर है, रिटर्न दे रहा है, टैक्स फाइल कर रहा है, उसका ऑडिट भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल में ये अमेंडमेंट पॉजिटिव नहीं है। इस अमेंडमेंट को इनको बजट के अप्रूवल के टाइम पे वापस लेना चाहिए, ताकि जिसका एक दफ़ा ऑडिट हो गया उसको 3 साल तक रिलैक्स करें, जिसका ऑडिट नहीं हो उसका ऑडिट करें, ताकि आप रेवेन्यू फ्री जनरेट कर सकते हैं। और अदरवाइज आप इस तरह करेंगे तो वैसे भी इस वक्त जो मौजूदा दौर में इकानमी के अंदर इतना दाम नहीं है कि वो इतना लोड बर्दाश्त कर सके। आपको ये पता है कि 1125 एसआरओ के तहत 5 सेक्टर्स रिलेटेड थे। उसमें उसके अंदर टेक्सटाइल था, लेदर था, कारपेट था, सर्जिकल गुड्स थे और केमिकल्स थे। ये कौन से सेक्टर थे ये अब देखें ना, अगर हम टेक्सटाइल ही की बात करते हैं तो टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आम जो ना पब्लिक क्लोथ ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लेदर को लेते हैं तो लेदर के जो है वो अमीर भी इस्तेमाल करता है और गरीब भी इस्तेमाल करता है। तो अल्टीमेटली इसके एलिमिनेशन से जब 17% पे जाएगा तो डेफिनेटली जो महंगाई है वो बढ़ेगी और ये आम जो एंड कंज्यूमर है इसका इफेक्ट एंड कंज्यूमर तक जाएगा। मेरा मतलब है कि ये मानना है कि ये जो है इसकी एलिमिनेशन से महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। CNIC की जो शिक है ये कंटिन्यू रहती है तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए सेल करना। तो ये एक जो है ना बहुत बड़ा एक इसके अंदर ड्रॉबैक है इस बजट के अंदर, तो ये कभी भी इसमें ये फुलफिल नहीं होगा। दूसरी इसके अंदर एक अच्छा इकदाम ये किया गया है इस बजट के हवाले से कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है, अब इन्होंने 1 जुलाई से एक प्रोसीजर इन्होंने दिया है जो हम नादर के पास जाएंगे और वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ईजियर है एज कम्पेयर टू रजिस्ट्रेशन फ्रॉम जो है ना डिपार्टमेंट। अब इस बजट के अंदर उन्होंने सेल टैक्स की जो शिक है उसको निकाल दिया है। 72B में वो कमर्शियल इंपोर्टर भी जो है ना उसमें मतलब उस एम्बेड में आएंगे। तो
मेरा ये मानना है कि अगर वो चीज़ करेंगे तो फिर कमर्शियल इंपोर्टर के पास ये ज्यादती होगी कि वहाँ से 3% जो है ना पोर्ट के ऊपर एज ए AST जो है ना वहाँ से कलेक्ट किया जाए। ये बजट जो है वो पाकिस्तान के मुआशी माहरीन ने नहीं बनाया। ये बजट IMF, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के इदारे जो हैं उन लोगों ने बनाया है। और ये एक ओपन सीक्रेट है कि मुल्क में इस वक्त बड़ी तेज़ी से इकनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, मुआशी तरक्की कम हो रही है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो बड़ी तेज़ी से डिक्रीज़ हो रही हैं। लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो रही है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। इस सूरत हाल में अगर हुकूमत ये सोचती है कि इनको 5,550 अरब रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तो ये मेरे ख्याल में सोच नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। ये बजट जो है वो इंतहाई कॉन्फिस्केटरी है और इसमें अवाम के लिए कुछ नहीं है। और PSDP के हवाले से अवाम के ऊपर अगर पैसे नहीं लगाने तो टैक्स के निज़ाम का आम जुबान में दो ही तर्जमे होते हैं। एक तर्जमा तो ये है कि जी अगर आप पैसे अवाम से टैक्स की सूरत में लिए हैं और अवाम पर लगा दिए हैं तो ये टैक्स है और ये जमहूरियत में और दूसरे ममालिक में होता है। लेकिन मदीना की रियासत जो हमारी है, हमारे वाली मदीना की रियासत है, इसमें ये अवाम से पैसे ले लिए जाते हैं और अवाम पर पैसे वापस नहीं लगाए जाते, बिल्कुल नहीं लगाए जाते, ये उनसे छीने जाते हैं। और छीने में पैसे को आम जुबान में क्या कहते हैं, जो किसी से पैसे छीन कर ले जाएं वो किसी थाना कचहरी में जाके देखें उस पैसे को क्या कहते हैं। थैंक यू। उमर साहब, वफाकी बजट पेश किए हुए कई दिन हो चुके हैं, आप क्या देख रहे हैं कौन कौन से ऐसे नए सेक्टर पर टैक्स लगाए गए हैं जिनके असरात खतरनाक हो सकते हैं, कारोबार बैठ सकता है, एक्सपोर्ट कम हो सकती हैं, आम आदमी मुतासर हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली इस बजट में बहुत सारे नए टैक्सेस का निफाज किया गया है और बल्कि नए टैक्सेस से ज़्यादा इन्होंने जो पिछली रियायतें दी थी वो ख़त्म की हैं। उन रियायतें ख़त्म करने के सिलसिले में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड 5 जीरो रेटेड सेक्टर थे वो तो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उसमें टेक्सटाइल है, लेदर है और डिफरेंट सेक्टर्स हैं। अब पहले ही जो एक्सपोर्ट बुरे हालात का शिकार थी, उनको रियायत देने की बजाय उनको ज़ीरो रेटिंग से निकाल के 17% सेल्स टैक्स रजीम में लेके आए हैं। उससे मेरा ख्याल है कि काफ़ी एक्सपोर्ट पर असरात आएंगे। मुझे तो रियायतों की बात नहीं समझ आती। रियायत ये देखनी चाहिए कि वो रियायत है क्या। डिफरेंट जो कंसेशंस दी गई थी, एग्जम्पशंस दी गई थी सेकंड शेड्यूल में, उनका कोई लॉजिक था, वो बेसिकली रियायतें थी ही नहीं। अगर टेक्सटाइल को ज़ीरो रेटिंग किया गया तो उसकी वजह यह है कि एंड प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट होता है तो रिफंड का निज़ाम जो है वो इतना हमारे मुल्क में मुश्किल है और उसमें इतना टेक्सटाइल वालों का पैसा फंस जाता है कि यकीन करें उनकी इक्विटी भी उसके अंदर रिफंड में फंसी रहती है। जब किसी बिजनेस का सरमाया ही टैक्स के महकमे के नीचे लग जाना है तो उसने कारोबार किसके साथ करना है? हुकूमत ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा ही नहीं है कि ये रिफंड के निज़ाम को बेहतर किया ही नहीं है। अभी पिछला रिफंड कैसे इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया, हर एक को 3 साल के बैंक के बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं। अब जिस बिजनेसमैन ने कारोबार करना है उसको उन बॉन्ड्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उमर साहब, मुझे जो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बॉन्ड जिन्होंने जारी किए हैं, अगर उनकी रजिस्ट्रेशन कर ली जाए तो 1 अरब वैसे भी रेवेन्यू हुकूमत को आ सकता है। नहीं, उन बॉन्ड से बहुत सारा हुकूमत का रेवेन्यू आएगा। अगर आप डिफरेंट उसमें ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद आप टैक्सेस वसूल करेंगे। लोगों को आप एक तरफ ले जा रहे हैं कि जी कारोबार करें, दूसरी तरफ कारोबार का सरमाया बॉन्ड्स की सूरत में बैंकों के पास फंस जाएगा सारा का सारा। जो 5 जीरो रेटेड सेक्टर हैं ये कौन कौन से हैं और इन 5 सेक्टर में आम आदमी मुतासर होगा या बिजनेस एक्टिविटी हैं वो कम होंगी? क्या नहीं, होगा? देखिए जी, 5 सेक्टर्स में जो मेजर सेक्टर है वो लेदर और टेक्सटाइल है। जी जी। इससे तो आम आदमी भी मुतासिर होगा क्योंकि लोकल जो कपड़ा है उसके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ जाएंगे। जब आप स्टेज वाइज टैक्सेस लगाते जाएंगे लोगों के ऊपर, हमने इनको बेशुमार दफ़ा कहा कि आप बजाय इनपुट और आउटपुट का
रिश्वत और फरसूदा निज़ाम ख़त्म करके उसकी बजाय सिंगल स्टेज टैक्सेस लगा दे रिफंड, ताकि ना किसी का रिफंड है, हर बंदा अपनी स्टेज के ऊपर अपना टैक्स अदा कर दे, उसका रेट 5 से 7% कर दे, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगी और ये बाकी सारा रिफंड का निज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। इससे तो शदीद महंगाई की एक लहर आएगी, जिसमें ये ख़ास तौर पर आप मसनूआत जो कपड़े की हैं, लेदर के जूते हैं, ये बहुत महंगे हो जाएंगे। इनके ऊपर जब से आम आदमी को बड़ा सख्त नुकसान होगा उसमें। आम आदमी तो लेदर भी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये जिस तरह अब विद होल्डिंग की दफात भी इन्होंने नहीं लगाई हैं, नए पेनल्टीज भी लगाई हैं, उसके भी को आम आदमी पर असरात होंगे। वो क्या मामला होगा जो जिसमें सख्ती की गई है विद होल्डिंग एजेंट्स पर और विद होल्डिंग टैक्सेस पर, उसको किस तरह देख रहे हैं? सर देखें, कपड़े पर जूते पर टैक्स लगने का सारा नुकसान ही आम आदमी को है। मेल वाले ने तो सेल्स टैक्स अपनी जेब से अदा ही नहीं करना, जी जी, उसने तो आम आदमी से वसूल करके देना है आपको। एंड प्रोडक्ट तो रिटेलर ही खरीद रहा है आपकी। जी जी, आपका एक एस्टीमेट के हिसाब से 1300 से 2000 अरब रुपए का जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स ही वो पाकिस्तान में बिकती हैं। हुकूमत का यही तो लॉजिक है कि जी वो एक्सपोर्ट का मैं लोकल बिक रही थी। मैं ये कहता हूँ कि इसको सिंगल स्टेज में ले आते, बजाय इसके कि ये 17% का सीधा निफाज कर दिया इन्होंने, इससे कारोबार बड़ा मुतासिर होगा। पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो एक सेक्टर है जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल है। वो इसके अलावा भी आपका जो एक फैसलाबाद यान मार्केट है या डिफरेंट यान मार्केट्स है, वो कोई वहाँ पर प्रॉपर ऑर्गेनाइज बिजनेस तो हो नहीं रहा था, वहाँ तो काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। हुकूमत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी थी, बड़ी सख्त जरूरत है इसको तो फौरन सेक्टर जिन पे जीरो रेटेड है उनको देखने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन वो तो अभी पास तो नहीं हुआ बजट, वो तो शबर जैदी साहब एफबीआर के चेयरमैन कह रहे हैं आप सजेशन दें, उसको हम बेहतर करेंगे। लेकिन जो ये विद होल्डिंग का जो निज़ाम नया लाया जा रहा है, नई दफात लाया जा रही है, उससे क्या होगा? इससे भी बड़ा देखिए, आपने शबर जैदी साहब जिस दिन आए उन्होंने कहा जी हम कारोबार करना आसान करेंगे। इवन वजीर आजम साहब ने कहा था जी हमने कारोबार करना आसान कर। आप मेरे साथ बैठकर किसी की टैक्स रिटर्न भरने की कोशिश कर ले, आम आदमी क्या अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी टैक्स रिटर्न नहीं भर सकता। उसके ऊपर अब इन्होंने सोने पे सुहागा जो 165 के अंदर इन्होंने चेंजेस लाए हैं विद होल्डिंग रिजीम के अंदर, उसके अंदर तो जो बेचारा देखे, मैंने किसी का पेमेंट पर टैक्स काटना है तो ना मुझे उसका कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, ना मेरे उसके अंदर कोई परसेंटेज टैक्स पेयर को दी जाती है जो मुफ्त में काम कर रहा है। उसके ऊपर अब हैवी पेनल्टीज कर दी हैं और उसको इतना पाबंद कर दिया कि हर पेमेंट के लिए उसने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से इजाज़त लेनी है कि ये टैक्स के काटे बगैर की जाए और उसको 30 दिन में फैसला करना है। उसको तो 6 बंदे रखने पड़ेंगे जो सारा दिन टैक्स के दफ्तर में बैठे इजाज़त ही लेते रहेंगे। तरफ दोबारा आता हूँ, क्या क्या वो पावर कमिश्नर को मिली है, लेकिन मैं मामून निसार की तरफ जाना चाहता हूँ। मामून निसार साहब, पंजाब हुकूमत ने जो कुल तखमीना लगाया 23 खरब 40 करोड़ का तकरीबन लगाया उन्होंने, और 388 अरब रुपए का जो महसूलात का हदफ रखा है उन्होंने रखा है। 1600 अरब रुपए से ज़ायद उनको वफाक से आ जाएंगे। आप जो पंजाब ने बजट पेश किया है उसको किस तरह देख रहे हैं? कौन से नए नए टैक्स लगाए गए हैं जो पंजाब हुकूमत ने लगाए हैं, उनका आम आदमी पर क्या असर होगा? शुक्रिया यूबी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं पंजाब हुकूमत के जाविये से बात करूंगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। इसके अंदर सर जनरल पब्लिक के ऊपर तो बेतहाशा टैक्सेस लगे हैं, इंक्रीज हुए हैं। जो एक बड़ी, ये जिस तरह उमर भाई ने बात की कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा था गवर्नमेंट का बिफोर द इलेक्शन, इवन आफ्टर द इलेक्शन। जी जी, जब आई कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड सिंप्लीफिकेशन, आसान की जाएंगी चीजें। इस बजट के अंदर अगर आप एक सरसरी नजर घुमाएं तो प्रोफेशनल टैक्स जो सालाना एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वसूल करता है उसको डबल कर दिया गया है, और उन लोगों पे कर दिया गया है वो शायद उसमें से 40-45%, 50% तो वो टैक्स ही नहीं देते होंगे। अब आप मुझे बताएं, एज प्रैक्टिशनर्स, ये सारे भाई बैठे हैं इधर, हमें तो ये मुश्किल हो जाता है उनको बताना, छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की बात करूं, प्रोविंशियल लेवल की बात करें, जी, उनको ये बताना मुश्किल हो जाता है कि यार तुम टैक्स नहीं दे रहे। वो कहेगा मैं तो दे रहा हूं, जी जी, मैं तो साल में मेरे पास आते हैं 6,000 रुपए ले जाते हैं। अब आप एक देखें, मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है 10,000 रुपए उसमें लगे, मनी चेंजर है 6,000 रुपए एनुअल टैक्स लगा दिया उस पर। अब वो पता नहीं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करता है या नहीं। जब उसको कहेंगे
आप अभी इनवाइट कर रहे हैं लोगों को थ्रू एमनिस्टीज, थ्रू डिफरेंट सेमिनार्स, आप लोगों के पास जा रहे हैं, चेंबर जा रहे हैं, डोर टू डोर सर्वेज हो रहे हैं सब डिपार्टमेंट के, तो उसमें आप किस तरह कन्विंस करेंगे उनको कि आप दो हेड्स में टैक्स जमा कराएं? जी जी ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये था कि आप इसको कंसोलिडेट कर देते, आसान कर देते, इजी कर देते, ताकि एक जगह पे हेड में हो रहा होता तो आम आदमी कहता हाँ यार चलो मैंने टैक्सेस जमा कराने, एक्साइज को ये जा रहा है, प्रोविंशियल को ये जा रहा है, फेडरल को ये जा रहा है। उसके बाद सर कुछ ऐसे हैं जिस तरह इसके अंदर अभी इन्होंने लगाया कि एयर ट्रैवल के ऊपर, जी। बस ट्रैवल एयर ट्रैवल के ऊपर फिक्स इन्होंने 5% टैक्स लगा, 63 सर्विसेज पहले थी Exactly. टैक्स वसूल कर रहे थे, 5 और इन्होंने ऐड किए सर्विसेज पे टैक्स लगाया। सर। उसके अंदर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ना, जिसकी तरफ मैं रोशनी डालना चाहूंगा, जी, जी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम, इन्होंने रिम्स के नाम से सॉफ्टवेयर जी। लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जिन्होंने कहा, या लोग थे जिन्होंने कहा रेस्टोरेंट्स के लिए आया था ये रेस्टोरेंट्स इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इन्होंने कहा कि हम पे लागू नहीं होता जी। जी जी बहुत से लोगों की तरफ से ऑपोजिशन आई, लोगों ने नहीं कहा, ऑब्वियसली कोई भी चेंज होता है तो लोग उसको रिबट करते हैं उसको। उसके ऊपर 25,000 से लेके 1 लाख तक पेनल्टी लगा दी अगर वो बंदा डिनाई करता है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं वो अब जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करता अपनी इनवॉइसिंग सिस्टम के ऊपर, तो 2, 3, 4 नोटिस के ऊपर ये सीलिंग का नोटिस डालते थे। जी जी अब उसके ऊपर पेनल्टी भी, डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी भी डाल दी, फिर डिफॉल्ट सरचार्ज भी डाल दिया। मामून साहब वो 2-3 साल से तो वो पीआरए ये कोशिश कर रहा है सब, तो वो सहूलत सब वो मुयसर हो जाए, बिल्कुल। लेकिन वो उसका अभी तक लोगों को अवेयरनेस हो नहीं सकी। बिल्कुल ऐसा। अभी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को मैंने 4-5 साल हुए हैं, लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं सर। बिल्कुल, मैं उस बात को, इसकी बिल्कुल कोई ऐसी, मैं इसको नेगेट नहीं कर रहा हूँ, कोशिश सारे डिपार्टमेंट्स ही कर रहे हैं। आपका कहना है ये जो पेनल्टीज जो लगाई है ये खतरनाक है सर, ये खतरनाक है क्योंकि अभी इस तरफ नहीं आएंगे। इस तरफ इसलिए नहीं आएंगे, ये उस वक्त, ये पेनल्टीज वाला मामला उस वक्त होता है जब आपके मुल्क में 70 से 80% कंप्लायंस हो, जी जी 20% का ब्लैक होल हो जो कि कवर नहीं हो रहा। आप तो मसा 1%, 2% की कंप्लायंस पे चल रहे हैं, जी जी लोग तो आ ही नहीं रहे इस तरफ। मामून साहब, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को पिछली दफ़ा 155 अरब का टारगेट दिया गया था, लेकिन जो उसको वो पूरा नहीं कर सके, उसको रिवाइज करके 105 अरब कर दिया गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। और इस दफ़ा 166 अरब का जो उनको टारगेट दिया, क्या वो पूरा कर पाएंगे? सर, अगर वो 105 अरब उस टाइम पर नहीं कर पाए, इस दफा जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ज्यादा मुश्किल हो गई, टैक्सेस फेडरल लेवल पे भी टैक्सेस बढ़ गए, आप किस तरह पकड़ेंगे? आपकी मशीनरी वही है। अभी 25 या 30 असामियां इन्होंने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने फिर दोबारा से मतलब हायरिंग हो रही है, मगर मसला ये है कि उन लोगों की ट्रेनिंग, उन लोगों को बताना कि किस तरह जाके लोगों को इंट्रोड्यूस करें। सर, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, जी जी, फिर पूछेंगे आपसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को क्या मुश्किलात हैं, टैक्स खला क्या मौजूद नहीं है या पूर्ण नहीं किया जा सकता, या जानबूझ के पीआरए के पास कैपेसिटी कम है, या उनके पास स्टाफ नहीं है, क्या वजूहत हैं। लेकिन आशिक अली राणा साहब, आप लाहौर टैक्स बार को प्रेजेंट करते हैं, आपके पोस्ट बजट सेमिनार भी हो चुके हैं, एमएनएसटी पे बजट पे भी सेमिनार आप कर चुके हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? लेकिन मैं आपसे जवाब लेता हूं आशिक भाई, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आपसे आगे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आशिक भाई, यूबी साहब, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका तो आंसर ये है कि जो बजट आया आप इसको कैसे देख रहे हैं। जी जी तो मैं समझता हूँ बजट कभी भी आवाम दोस्त नहीं होता। बजट जो टैक्स है, टैक्स हमेशा आवाम दुश्मनी होता है। टैक्स कोई भी खुशी देना नहीं चाहता, लेकिन अगर टैक्स में कोई बेनिफिट्स हो, आवाम को कोई रिलीफ नज़र आ रहा हो, तो लोग खुशी से टैक्स देना भी चाहेंगे। जी जी आप देखें कि 20 करोड़ की आबादी में अगर 1% लोग टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, जी जी तो मैं समझता हूँ हमें चाहिए कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, ब्रॉडनिंग की तरफ जाएं। जी जी जो लोग टैक्स दे रहे हैं हम उसी को एक्सक्यूज़ ना करें, ऑलरेडी उसी को ना छोड़ें, हम वो लोगों की तरफ ब्रॉडनिंग की तरफ जाएं। इसमें यह है कि हमारे जितने इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं जी जी वो टैक्स अपनी इलेक्ट्रिसिटी में दे रहे हैं, लोग मोबाइल फ़ोन्स में टैक्स दे रहे हैं, लोग रेस्टोरेंट्स में टैक्स दे रहे हैं। हम उनको एजुकेट करें, उनको ये करें कि हम फाइलर की जो कंप्लाइंस करें,
हम उस तरफ लेके आशिफ भाई इस दफ़ा तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल तब्दील होता आ रहा है। 40 साल से जो लोगों को खौफ ख़त्म हो गया था ना, कोई नहीं एमनेस्टी आएगी अगली दफ़ा बेल कर लेंगे, इस दफ़ा तो जो सुनने में आ रहा है 30 जून के बाद दमादम मस्त कलंदर होने वाला है, लोग टैक्स गोशवारा जमा करवाने के लिए लाइनों में लगे होंगे। तो ये तो मुल्क का फ़ायदा होगा, क्योंकि इस दफ़ा जून में FBR की तलवारें टैक्स पेयर की गर्दनों तक पहुंच चुकी होती थी, लेकिन इस जून में बिल्कुल खामोशी है। FBR के अफसर आराम से बैठे हैं, कोई तब्दीली तो आने वाली है, आपको नज़र आ रही है? देखिए जी, इस बजट में जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए मैं समझता हूँ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। शब्बर जैदी साहब जो कि एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इस मामले को समझते हैं कि असल मसाइल क्या हैं, कि लोग टैक्स नेट में क्यों नहीं आ रहे और कैसे आएंगे। उनके जो इकदाम है वो जैसे उन्होंने बैंक जो फ्रीज करने का रोका, 122(5)(a) की तरफ उन्होंने अमेंडमेंट की तरफ दिया हमें स्क्रीन सिग्नल, तो मैं समझता हूँ इससे जो टैक्स नेट बढ़ेगा और लोगों की तादाद फाइलर्स की बढ़ेगी। और उनकी एक चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं जो उन्होंने कहा है जी, फाइलर्स नॉन फाइलर का जो कंसेप्ट है, वो जो एक कदगन थी, लिमिट थी कि जनाब एक बंदा टैक्स रिटर्न भी देता है और अमनेस्टी भी लेता है और फाइलर नहीं हो सकता, तो अमनेस्टी देंगे लेंगे नहीं। बिल्कुल, जितने कराची को नुमाइंदगी दी गई है, लाहौर से भी नुमाइंदगी दी थी, क्योंकि लाहौर से दूसरा बड़ा शहर कराची है, जो टैक्स कराची के बाद लाहौर बड़ा शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा कर रहा है। उमर इकबाल साहब, आशिफ भाई ने बड़ी तफसील से बात की, आप कौन कौन से टेक्सटाइल सेक्टर, बरामदात पर नेट बजट का क्या होगा और टेक्सटाइल सेक्टर पे क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि टाइम कम होता है हमारे प्रोग्राम में, मैं चाहता हूँ आपसे काफ़ी चीज़ें हम पूछ सकें ताकि हमारे नाजरीन व्यूवर को पता चले कौन कौन से सेक्टर पे कितने कितने टैक्स लगाए। बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तो ये बजट जो है इंसेंटिव नहीं लेके आया है, नेगेटिव है। इफ़ यू आस्क मी कि इसका क्या इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक्सपोर्ट्स को जनरेट अभी बड़ी मुश्किल से एक्सपोर्ट्स पिकअप कर रही थी, जब से नहीं अभी आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ ऐसे नहीं होता। देखिए, ये जो हुकूमत कहती है ना कि मैं आज के रात को रात एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ये नहीं हो सकता। अब इस हुकूमत के बजट में एक बड़ा नेगेटिव इन्होंने इम्पैक्ट दिया है, सेक्शन 65B था। मैं अगर नया कारखाना लगाता था मुझे 10% टैक्स क्रेडिट मिलता था। मुल्क में रोजगार कारखाने नहीं मुहैया करना है ना, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। अब इन्होंने उसको कर्टेल करके 5% कर दिया है। मैं ये समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा था। उन्होंने तब से ये पाकिस्तान में जितने नए कारखाने लगे हैं सिर्फ टैक्स क्रेडिट बढ़ाते जाएं, जो जितना बड़ा टैक्स गुजार है वो डेप्रिसिएशन लेने के चक्कर में अपने हर साल नया कारखाना ऐड करता है। इन्होंने उसको डिस्करेज कर दिया। ये मुल्क में बेरोजगारी रोजगार बढ़ाने के लिए तो यही तरीका था। ये तो बिल्कुल इसी तरह टेक्सटाइल, अभी एक्सपोर्ट ऐसे नहीं पिक होती, एक्सपोर्ट की प्लानिंग करनी पड़ती है। लोगों ने डॉलर बढ़ाया, सारे टेक्सटाइल वाले बड़े खुश थे और तैयारी में थे और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आ रहे थे। अब आपने अगर उसको जीरो रेटेड से निकाल दिया, उसका नतीजा देखिए प्रॉब्लम क्या आएगा। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जितनी टेक्सटाइल मिलें दरमियाने साइज की 30,000 स्पिंडल की है ना, उसमें एवरेज टेक्सटाइल मिल का 20 से 25 करोड़ रुपया सेल्स टैक्स रिफंड के अंदर फंसा हुआ था, जिसको हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से आकर अभी बैकलॉग को क्लियर किया, ये आपको बॉन्ड्स इशू करके। अब दोबारा से उनको 17% के वो जो मैं फिर फसाद वाले चक्कर में डाल दिया कि जी पहले इनपुट लें फिर आउटपुट दें। तो भाई आप इसको सिंगल स्टेज क्यों नहीं कर देते? हम क्या क्या कर थक गए हैं कि इसको सिंगल स्टेज करते आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। आप 5,500 करोड़ को कह रहे हैं, 8,000 करोड़ आएगा। अगर आज पाकिस्तान में सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स नाफिज कर दिया जाए, जिसमें रिफंड का निजाम सिंगल स्टेज सिंगल डिजिट, उस 7% से ज्यादा की जरूरत नहीं है। 8,000 करोड़, आई कैन गारंटी यू कि उसमें आपको 8,000 करोड़ आएगा। ये कौन सा निजाम आपने लगाया हुआ है कि पहले इनपुट क्लेम करें फिर आउटपुट दें? उसमें हर वक्त आप जाकर सेल्स टैक्स ऑडिटर के साथ फंसे रहते हैं। मतलब इसका जिस तरह आपने सिंगल डिजिट पे सिंगल स्टेज पे टैक्स होना चाहिए, PRA जो तजर्बा कर रहा है वो तो शादी हाल्स वालों को, कैटर्स को उन्होंने बुला के 16% से 5% पे लगाए, लोग फिर भी रजिस्टर नहीं हुए। सिंगल डिजिट पे कितना कामयाब हुआ? ये आपका बड़ा मैं PRA के इस एफर्ट को बड़ा जबरदस्त समझता हूँ। ये इसलिए पहले 16% वाला नाकाम हुआ, अभी 5% वाला तो उन्होंने नाफिज किया है। इंशाल्लाह ताला इसके बेहतर रिजल्ट भी निकलेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, PRA को आपने अभी सूबाई बजट की बात की, सूबाई बजट के अंदर अभी इस चीज़ को डिस्कस कर लेते कि सूबाई बजट में उन्होंने जब सिंगल डिजिट्स जिनमें किया है, आप मेरे साथ अभी देख लो पिछले साल से उनकी रिकवरी बहुत बेहतर है। इसीलिए 105 अरब रहा 155 का, कि वो भी ये 16% के चक्कर में पड़े थे। दूसरा ये है कि इसमें अगर रिकवरी बेहतर करनी है प्रोविंशियल निज़ाम में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। बहुत सारी जगह पर अभी तक सूबाई और वफाक
ओवरलैप कर रहे हैं आपस में और भी उनकी दोनों लड़ाई में है। लड़ाई चलती है। जी, जी। हमें इनपुट तालमेल नहीं दिया फैक्टरियों जाता, के दूसरों तो के, जब जी, जी। वही मैं कहता हूँ ये इनपुट का फसाद, मैं इसको फसाद का निजाम कहता हूँ, ये उमर खत्म ही कर साहब दो। को सवाल टाइम कम होता है हमारे पास। जी यार, जी जी। और आज अब जो 50 लाख घरों का जो ख्वाब था वजीर आजम का, इस बजट के बाद वो पूरा हो, वो जिस पर अब नए चिकनाचूर टैक्स हो लगाए गया। गए वो पूरा होने की उम्मीद है अब। वो तो सर अगर हुकूमत कोई प्रोजेक्ट लाती है, लेकिन अभी देखे ना रियल स्टेट सेक्टर को आपने इस बजट के अंदर काफी ज्यादा जरब लगाई है। जी जी। मुझे तो वो पहले ही बैठा हुआ था सेक्टर, हाँ। लेकिन अब वफाक ने भी टैक्स लगा दिए, सूबाई सूबाई भी टैक्स लगा सर दिया। उसके ऊपर मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात जी, है, जी। एक कनाल का घर पहले ट्रांसफर में करवाने जाता था ना, जी, जी। तो 13.5 से 15 लाख रुपया के मुख्तलिफ टैक्सेस सूबाई और जी, जी। वफाकी लगते जी, हैं। जी। अब मुझे बताएं, और हुकूमत ने उस घर वाले की जान लेनी है? जी जी। आपको तो ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं, मतलब आप इसको कह रहे हैं कि जी हम इसको 10 साल बढ़ा देंगे, वफाक के पास कौन सा इख्तियार है इन्हें अच्छा, पाकिस्तान नहीं, में? इससे पहले भी वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत प्रॉपर्टी के बेचने पर या खरीदने पर कोई टैक्स वसूल करती थी या नहीं करती सर, थी, मैं तो आपको जो बता अब नए रहा टैक्स लगाने की जरूरत मैं पड़ी तो है? आपको बता रहा हूँ, एक कनाल के घर को आप बेचने जाएं, जी। आपका अपना घर जाती बेचने जाए, 10 से 15 लाख रुपए टैक्सेस पहले ही है सूबाई और वफाक जब वो के। खरीदता है जब भी टैक्स दे, वो हर जब वो बेचता है जब भी बेचता टैक्स तभी दे। टैक्स देगा। ये इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ एक हेरसे को 3 साल से तो प्रॉपर्टी शदीद नुकसान में है। जी जी। आप हेरसे के अंदर जा रहे हैं कि जी वो बड़े पैसे वहां पर कमाए जा रहे हैं, जी, जी। जबकि बात बिल्कुल उलट है। जी, वो जी। प्रोविंशियल हुकूमत भी अभी प्रोविंशियल हुकूमत ने क्या किया, जी। उसने बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, हर जी, जी। जगह पर कॉन्ट्रैक्टर्स को, शटरिंग वाले को टैक्स लगा दिया है। जी जी। वफाकी हुकूमत ने क्या किया, प्लाट खरीदो टैक्स, प्लाट बेचो टैक्स, घर। मुझे बताएं, अच्छा, वफाकी हुकूमत उस आइन के तहत अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो जमीन पर टैक्स वसूल कर सके? बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल। आईने पाकिस्तान की जो हमारी एंट्री 49 और 50 है, जी, जी। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जमीन के मामलात के ऊपर टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। जी, जी। तो ये तो जबरदस्ती का टैक्स है। कुछ अर्सा पहले इन्होंने यही कहकर कैपिटल गेन को टैक्स किया था कि ये जी हम इनकम को थोड़ा सा टैक्स कर दें। जी, जी। अब वो वही बात है, आपने ऊँट को अंदर आने की इजाजत दी है, वो खेमा ही लेने के चक्कर में पड़ गया। वो अब वफाकी हुकूमत कहती है जी हमने सारे को नॉर्मल इनकम, और भाई नॉर्मल इनकम कैसे ये बन सकती है? ये तो कैपिटल इन नेचर है, एक जमीन का गेन है, लेकिन उसको वो टैक्स उमर साहब, करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद वफाक को खड़ा भी कहाँ कर दिया है ना हमने? ये भी देखा जाए ना, वफाक के पास कितनी मजबूर है, उसके ये पास देखिए, बजट कितना है? आप एक अलहदा बहस देखिए, जी, एक जी। बहस अलहदा है। वो ये है कि आपकी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्रीड हूँ कि वफाक के पास जो बचता है 40%, उसमें उसकी तनख्वाहें और सूद देकर इवन डिफेंस के लिए स्पेंडिंग जीरो है। वो आप सारी की सारी लोन लेके करते हैं। आपने सूद दे दिया और वफाकी मुलाजमीन को तनख्वाह दे दी और पेंशनें दी, आपका बजट खत्म। अब मुझे बताएं दफाए पाकिस्तान कैसे चलना है? देयर इज अ सीरियस नीड टू रीविजिट 18th अमेंडमेंट, लेकिन सही उसके बात ऊपर फिर लोग शोर बड़ा करते हैं, बिल्कुल उसकी सही। रियलिटी को समझे बगैर। बिल्कुल ठीक है। मामून साहब साहब, वफाकी बजट के हवाले से मैं जो पहले एक सवाल छोड़ के गया था, 166 अरब पूरा करने के लिए सूबाई अथॉरिटीज़ को कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे? क्या टैक्स खिलाफ मौजूद है पंजाब में? टैक्स खिलाफ बिल्कुल मौजूद है सर, बिल्कुल मौजूद है। और देखें, ये उमर भाई की बात ना बहुत वैलिड है और सोचने पे मजबूर करती है इंसान को कि जहाँ पर आपकी टैक्स बेस बिल्कुल थोड़ी सी हो, वहाँ पे टैक्सेस को इंक्रीज नहीं किया जाता। मैं यहाँ पे ना इंग्लैंड की मिसाल लूंगा। टैक्स बेस को बढ़ाया जाता है। टैक्स बेस को मैं छोटी सी मिसाल आपसे दूंगा। 18 से या 18.5 से इन्होंने 20% VAT किया अपना, बड़ा शोर मचा, मगर वो रिक्वायरमेंट थी। 98% कंप्लायंस है सर, 98% बंदा टैक्स फाइलर है, टैक्स पेयर है, कोई ब्लैक होल नहीं है। 2% का ब्लैक होल है जिसको वो कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी ब्लैक मार्केट में जो बिकता है माल है। प्रॉब्लम ये है, आपके पास तो बहुत अच्छा हल है, आप टैक्स बेस बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाने की क्या जरूरत थी? सही है। कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस तरह ये इन्होंने बात की, फेडरल लॉज भी लग रहे हैं, फेडरल टैक्सेस लग रहे हैं। शटरिंग वाला डेवलपर, यहाँ तक कि जो रेंट कलेक्ट करके अपने क्लाइंट के लिए दे रहा है, वो अपनी सर्विसेज पे भी 16% सेल्स टैक्स लगाएगा। आप मुझे बताएं, अब एयर ट्रैवल के ऊपर लग गया। एयर ट्रैवल के ऊपर इन्होंने बेसिकली बड़ा आसान तरीका ढूंढा है। तो फिल्में देखते हैं ना जहाँ पे गैंगस्टर बैठ के रिकवरियां कर रहा होता है, जी जी। ये तो एफबीआर और पीआरए को वो बना देंगे जी जी। कि तूने वो नहीं दिया, तेरा तो इतना बंदा इधर आना जरा। ओ भाई, आप वो बंदा देखो जो नॉन कंप्लायंट है, जो बंदा सिरे से है ही नहीं नेट में, उसको पकड़े, गाइड करें, उसको बार बार समझाएं, बैठना पड़े, उसका बैठ के उसको रिटर्न फाइल करवाएं,
ताकि उसको ये टैक्स कल्चर को फरोग देना चाहिए। नहीं, वो मामून साहब टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात, वफाक को भी वो रिटर्न दे, सेल टैक्स को भी हर माह रिटर्न दे, पीआरए को भी रिटर्न दे। सर मुश्किलात तो टैक्स पेयर की बिल्कुल है, बिल्कुल वो एक डिफरेंट चीज है कि वो मुश्किलात हैं। आपकी टैक्स बेस बढ़ेगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर आप उस तरफ सोचने को आएंगे कि आप ईज किस तरह दी जाए। जब आप पहले ही टैक्सेस का एक बोझ लगा देंगे तो बंदा तो और ज्यादा वो चला जाएगा अंदर की तरफ, कहेगा मैं तो जाना नहीं कंप्लायंस। अच्छा मामून साहब, जो लग्जरी टैक्स खत्म किया गया है वो क्या है, और जो वो आम बंदे पर जो इसका इम्पैक्ट होगा इस बजट पंजाब का वो क्या होगा? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे मैं जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।